देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देन 4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 liter at NTP. The specific capacity of gas at constant volume is 5 joule Kelvin inverse mole inverse. If the speed of sound in the gas at NTP is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure and गैस कांस्टेंट दे चुका है आर इक्वल टू दिस। तो क्या क्या दिया है? पहले दिया है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू 1। ओके। और क्या दिया है? और दिया है कि मास। मास क्या दिया है? 4 ग्राम। 4 ग्राम मुझे ऐसा यूनिट लेना है, तो 4 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। ओके। और क्या दिया है? स्पीड दे चुका है 952 मीटर पर सेकेंड। ओके। और क्या दिया है? टेम्परेचर एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर क्या होगा? 273 केल्विन। ओके। अब हमें पूछा गया है कि सीपी क्या है, और एक दिया है सीभी दिया है। ओके। सीभी कितना दिया है? सीभी दिया है 5। पूछा गया है कि सीपी। तो सीभी दिया है, सीपी पूछा गया है, तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे? सीभी दिया है, सीपी पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है कि गामा इक्वल टू सीपी बाई सीभी। सीभी तो हमें पता है। हम गामा जब पता कर लेंगे तो सीपी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो दिस डाटा से, इसी डाटा से हम कैसे निकालेंगे सीपी का वैल्यू, सॉरी सीभी का, हाँ, गामा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला याद रखो। भी स्क्वायर इक्वल टू क्या? भी स्क्वायर इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? हमें ये पता है भी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। यहाँ मैंने स्क्वायर कर लिया, तो भी स्क्वायर इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। तो अब देखो, वैल्यू पुट कर दो। जिस वैल्यू के पास जिस वैल्यू को पुट कर लो। भी का वैल्यू क्या दिया है? 952। तो 952 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू गामा का वैल्यू पता नहीं, इनटू आर का वैल्यू क्या दिया है? 8.3। 8.3। टी क्या है? 273। मास क्या है? मास क्या है? मास इक्वल टू 4 ग्राम, मीन्स 4 × 10⁻³ ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा? गामा इक्वल टू आ जाएगा 8/5। ये टोटल कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? गामा इक्वल टू 8/5। ओके। अब हमें कहाँ पर पुट करना है? अब हमें इस इक्वेशन पर पुट करना है। क्या होगा देखो, गामा इक्वल टू क्या है? सीपी बाई सीबी। हमारा जो इस इक्वेशन से, इस सॉल्यूशन से गामा कितना आ गया? इस सॉल्यूशन से गामा कितना आ गया? गामा आ गया 8/5। तो 8/5 इक्वल टू सीपी बाई सीबी। सीबी का वैल्यू क्या है? 5 है, तो बाई 5। क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल टू 8 × 5/5, दैट इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा? 8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके। आ गया? नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो।
देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर की तरफ जाना। ए रेफ्रिजरेटर coefficient of performance, the coefficient of performance of a refrigerator is 5 if the temperature inside the freezer is minus 20 degrees Celsius. The temperature of the surrounding to which it rejects heat is this. देखो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम पढ़े हैं, एफिशिएंसी पढ़े, अब हीट इंजन पढ़े, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी पढ़े हुए हैं। तो एफिशिएंसी क्या था? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ये था कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन बाय सोर्स का हीट। जैसे कि हम ऐसे लिखते थे Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसको ऐसे भी लिखते थे T1 माइनस T2 बाई T1। ये क्या था? ये हीट इंजन का था। ये हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, बस मैं याद कर रहा हूँ। ओके, अब देखेंगे रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर का क्या था? हम क्या लिए थे? के लिए थे। के इक्वल टू क्या था? Q2 बाई W। Q2 क्या? सिंक का हीट, रिजेक्ट का हीट। Q2 बाई Q1 माइनस Q2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ इसको? टेम्परेचर की टर्म पे T2 बाई T1 माइनस T2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो के दिया है, ये जो के दिया है, के इक्वल टू क्या दिया है? 5 दिया है। तो 5 इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2, हाँ कि नहीं? अब मुझे बोलो, ये जो माइनस, ये जो T1 क्या है, T2 क्या है? मैं पहले से ही पता बताया हूँ, T1 हमेशा T2 से ज्यादा होगा। ये सोर्स का टेम्परेचर होगा, ये सिंक का टेम्परेचर होगा, हाँ ये नहीं? T1 क्या होगा? सोर्स का टेम्परेचर। T2 क्या होगा? सिंक का टेम्परेचर, हाँ कि नहीं? तो ये सोर्स का टेम्परेचर, ये सिंक का टेम्परेचर। ये जो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, ये किसका टेम्परेचर दिया है? फ्रीजर का टेम्परेचर दिया है। सराउंडिंग टेम्परेचर पूछा है। अब मुझे बताओ, फ्रीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा या सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर दिया है सिंक का दिया है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर दिया है T2 का दिया है। T2 का टेम्परेचर क्या दिया है? माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 का, ये तो सेंटीग्रेड में दिया है। हम जो इक्वेशन में डाल रहे हैं, ये वाला इक्वेशन में, ये सेंटीग्रेड में है नहीं, केल्विन में है। हमेशा क्वेश्चन केल्विन से ही यूज करना है। तो ये जो माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको मैं केल्विन से कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? 273 माइनस 20 दैट इक्वल टू 253। तो अब इक्वेशन में डाल दो, 5 इक्वल टू 253। ओके, 5 इक्वल टू 253 बाय T1 तो हमें पता नहीं, T1 बाय माइनस 253। ओके, अब अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, क्या होगा बताओ? मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा। तो 5T1 माइनस 5 इंटू 253 दैट इक्वल टू 253। तो 5T1 माइनस 5 इंटू 253 क्या हो जाएगा? 5 3 15, 5 1 5 5 25, 6 2 5 2 10 12 दैट इक्वल टू 253।
ओके, देन क्या हो जाएगा? देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, देन क्या हो जाएगा? हो गया कि 5t1 माइनस 1265 दैट इक्वल टू 253। तो ये जो माइनस है इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5t1 इक्वल टू 1265 प्लस 253 दैट इक्वल टू 1518। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1518/5 दैट इक्वल टू 53 देन 0 6 देन 0.6 केल्विन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T07 केल्विन, है कि नहीं? तो मेरा T2 क्या आ गया? T1 आ गया T07 केल्विन। अब बट ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में सेंटीग्रेड में दिया है, तो सेंटीग्रेड में करने के लिए क्या करूंगा? 273 माइनस कर लूंगा, 273 माइनस कर लूंगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, सॉरी। ये क्या होगा रे भाई? अच्छे से डिवाइड करो, अच्छे से डिवाइड करो। 5 3 15 0 0, 5 3 15 बचा 3 5 6 5 6 30। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 304। ये 304 हो जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस में भी 304 हो जाएगा। 304, तो अब माइनस करो। अब माइनस करने से क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर, यहाँ पर क्या? 3। तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देखो, an ideal gas is as ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the processes results in the maximum work done on the gas? तो एक गैस को मैंने कंप्रेस किया, कैसे? कि पहला वॉल्यूम था V, बाद में वॉल्यूम हो गया V/2। उसको मैं आइसोथर्मली कंप्रेस किया, एडियाबेटिक कंप्रेस किया, आइसोबारिक कंप्रेस किया, आइसोकोरिक कंप्रेस किया। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा? हमें पढ़े थे, एक ग्राफ पढ़े थे क्या? पीवी ग्राफ। क्या पढ़े थे? पीवी ग्राफ। क्या पढ़े थे? पीवी ग्राफ। अच्छे से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो पीवी डायग्राम में, पीवी ग्राफ में वार्डन हम कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालते हैं। मैंने बोल दिया एक ग्राफ ऐसे, तो इसका वार्डन कैसे निकालेंगे? इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे एंड इसका वार्डन निकलेगा, हाँ कि नहीं? तो हमने दो ग्राफ पढ़े थे, पीवी ग्राफ का दो सेट पढ़े थे क्या? एक पढ़े थे पीवी का, एक पढ़े थे कॉम्प्रेशन, एक पढ़े थे क्या? कॉम्प्रेशन, और दूसरा पढ़े थे एक्सपांशन। ये बात समझ में आया? पीवी ग्राफ में वार्डन कैसे निकालते हैं, पीवी ग्राफ में वार्डन कैसे निकालते हैं, उसका एरिया बताते हैं। जिसका एरिया जितना ज्यादा है उसका वार्डन उतना ज्यादा है। ओके, तो कंप्रेशन में ग्राफ क्या होता है? कंप्रेशन में ग्राफ ऐसे होता है। ओके, कंप्रेशन में कैसा होता है ग्राफ? ऐसे होता है। ये मैंने मान लिया, ये किस किस का ग्राफ है? ये पहला ग्राफ है आडियाबेटिक का,
ये दूसरा ग्राफ है आइसोथर्मल का। ओके, ये है एडियाबेटिक का, ये है आइसोथर्मल का। अब मुझे बताओ इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसका एरिया कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ये एरिया उसका हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो टोटल एरिया उसका हो जाएगा। ये जो दूसरा ग्राफ है, इसका एरिया क्या होगा, ये जो दूसरा ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इतना सा होगा, है कि नहीं। अब मुझे बोलो, ये वन ले लो, ये सेकंड ग्राफ ले लो, कौन सा ग्राफ का एरिया ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ग्राफ वन का एरिया ज्यादा होगा। तो ग्राफ वन का एरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, आडियाबेटिक में ज्यादा वर्क डन होगा। तुम बोलोगे सर हमने तो आइसोथर्मल एंड आडियाबेटिक को कंपेयर किया, आइसोबारिक आइसोकोरिक में कंपेयर ही नहीं किया। देखो आइसोकोरिक क्या होगा, आइसोकोरिक का मतलब क्या, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो तो हो गया। आइसोबारिक में, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जिसका की वर्क डन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल से बहुत कम है। वर्क डन सबसे कम है किसका, आइसोकोरिक का। उससे जो ज्यादा होगा आइसोबारिक का, उससे ज्यादा होगा आइसोथर्मल का, एंड सबसे ज्यादा एडियाबेटिक का। कहाँ पर, कॉम्प्रेस्ड केस में। कहाँ पर, कॉम्प्रेस्ड केस में। अब देखेंगे एक्सपांड केस में, ये क्वेश्चन नहीं है एक्सपांड केस में, बट हम देखेंगे, ये बाद में समझ में आएगा ये कैसे हुआ। ये टोटली डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर। तुम्हारा जो ये ग्राफ क्या है, टोटल डिपेंड किसके ऊपर करता है, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। पहले फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ ये है पी एन भी का ग्राफ। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे। ओके, एरिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्राफ एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्राफ कैसे निकाल लेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला ग्राफ का जो एरिया है वो क्या होगा, ऐसे होगा। पहला ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है, एडियाबेटिक का। दूसरा वाला ग्राफ क्या है, आइसोथर्मल का। ओके, एंड ये जो दूसरा वाला ग्राफ जो आइसोथर्मल का, उसका कैसे निकालेंगे, उसका एरिया, उसका एरिया इसके अंदर, ये हो जाएगा उसका एरिया। तो इस ग्राफ से पता चल रहा है इसका एडियाबेटिक का एरिया जो है आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड की हो गया। अब देखेंगे एक्सपांड में क्या होता है। एक्सपांड में क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सपांड, ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखो ये क्या है, एक्सपांड का ग्राफ। तो ये हो गया पी एन भी। एक्सपांड की केस में आइसोथर्मल एडियाबेटिक का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ये ऊपर जो हो जाएगा आइसोथर्मल का, नीचे हो जाएगा एडियाबेटिक का। अब ये है पहला ग्राफ, ये है सेकंड ग्राफ। तो पहला ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे, कैसे होता है। तो ये है पहला ग्राफ, है कि नहीं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, एक वाई एक्सिस के बराबर, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन। तो पहले ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा पहले ग्राफ का एरिया, एंड दूसरे ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूसरे ग्राफ का एरिया। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब मुझे बोला बताओ किसका एरिया ज्यादा है, पहले ग्राफ का एरिया
ज्यादा ही है दूसरे ग्राफ से, उसका मतलब वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक। ये कहां पर? ये एक्सपांड की केस में, इसको नोट करो। एक्सपांड की केस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन की केस में क्या हो रहा है। कंप्रेशन में ग्राफ कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है, एंड उसका जो पहला ग्राफ है वो है एडियाबेटिक, ये इसका जो दूसरा ग्राफ है आइसोथर्मल, ठीक उल्टा। ओके, देन बात समझ में आ गया। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको नोट करो। अपनी खुद का लैंग्वेज में नोट करो। मैं जो बताया उसको समझो एंड आपका खुद की लैंग्वेज में नोट करो। नोट करना बहुत जरूरत है। ऐसे कोई भी नहीं है कि हमेशा याद रखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, तो अभी तो उसको भूल जाएगा वो। उसको इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया रेफ्रिजरेटर। फिर से रेफ्रिजरेटर देखो, रेफ्रिजरेटर कितना इंपॉर्टेंट है। 15 साल में 3 बार पूछ चुका है रेफ्रिजरेटर। तो क्या बोला है, रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या बोला, रिमूव 600 कैलोरी। क्या बोला है, रिमूव किया है 600 कैलोरी of heat every second in order to keep the temperature of the resistor space constant. The powers required, रिजेक्ट, रिमूव किसका है, सिंक का है। रिजेक्ट रिमूव किसका है, सिंक का है। तो सिंक का मतलब ये Q2 दे चुका है 600 कैलोरी। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? इसको जूल में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 600 × 4.2 जूल। और क्या दिया है, T1 एंड T2 दिया है। T1 क्या होगा, ये होगा ज्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये होगा क्या, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर। तो T1 क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करेंगे, केल्विन में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 30 + 273, दैट इक्वल टू 30 + 273 क्या हो जाएगा, 30 + 273 क्या हो जाएगा, 303 केल्विन। T2 4 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में करेंगे, 4 + 273 दैट इक्वल टू 277 केल्विन। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो K इक्वल टू क्या, K इक्वल टू Q2/W, हाँ कि नहीं, K इक्वल टू क्या है, Q2/W। तो Q2/W तो ये हो गया। टेम्परेचर के कंसेप्ट में क्या होगा, टेम्परेचर के कंसेप्ट में T2/T1 - T2। अब सॉल्व करो। Q2 हमें दे चुका है, क्या दिया है, 600 × 4.2। W तो हमें पता नहीं, तो W हो गया यहाँ पर, दैट इक्वल टू T2 क्या है, T2 दिया है 277/T1 - T2। माइनस कर लो, माइनस करना क्या बड़ा बात है क्या, नहीं। तो माइनस करने से क्या आ जाएगा, 26। ओके, तो अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 600 × 4.2 × 26/277। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 236.5 जूल। कंप्लीट नहीं हुआ है, वेट वेट। ये पूछा क्या है, पूछा है कि पावर, पावर का मतलब क्या, रेट ऑफ वर्किंग। पावर का मतलब क्या, रेट ऑफ वर्किंग। तो पावर इक्वल टू क्या, वर्क बाय टाइम।
तो हमारा तो वार्क पता आ गया, पता चल चुका है। सॉरी, हाँ, पावर इक्वल वार्क क्या है, वार्क है 236.5 जूल, 0.5 जूल। टाइम पूछा है, टाइम यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन में टाइम दिया है। हाँ दिया है, क्या दिया है, एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, टाइम हो गया बाई 1। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, 236.5 वाट। देखो, है कि नहीं आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। आ गया कार्नोट इंजन एफिशिएंसी। देखो, एक कार्नट इंजन क्या है, एक कार्नट इंजन हैविंग an efficiency of eta equal to 1 by 10 as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir air at low temperature क्या हो जाएगा। देखो, एफिशिएंसी क्या दिया है, बट एफिशिएंसी क्या दिया है, एफिशिएंसी दे चुका है 1/10। एंड हमें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, दैट इक्वल टू क्या है, W/Q1, है कि नहीं। तो W/Q1 है हमारा एफिशिएंसी, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/एफिशिएंसी, है ना। वार्कडन तो दे चुका है 10 जूल, तो मैंने डाल दिया 10 जूल। इतना क्या दिया है, 1/10, तो 1/10, तो क्या हो जाएगा, 100 हो गया। तो Q1 100 हो गया। W पूछा है क्या, 10 जूल। क्या पूछा है, ऑब्जर्व एट लो टेम्परेचर, इसका मतलब Q2 ही तो पूछा है। हाई टेम्परेचर का हो जाएगा Q1, लो टेम्परेचर का हो जाएगा Q2। सराउंडिंग का हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर दिया होगा तो सराउंडिंग का हो जाएगा Q1, फ्रिज का हो जाएगा Q2। टर्म को समझो। तो वार्डन क्या है, वार्डन तो Q1 माइनस Q2 है। Q1 दे चुका है 100, W दे चुका है 10, 10 इक्वल टू 100 माइनस Q2, तो Q2 इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट इक्वल टू 90 जूल। तो Q2 क्या हो जाएगा, 90 जूल। नोट 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 सुन, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। देखो, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन दिया चुका है, ग्राफ में पूछा है कि 1 मोल ऑफ an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition. A to B आने के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है, वो कितना चेंज हुआ है बोला है। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी इसका एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करने वाला है। इंटरनल एनर्जी इसके एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो हमेशा स्टेट फंक्शन है। तो क्या, वो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ए पॉइंट में कितना इंटरनल एनर्जी है, बी पॉइंट में कितना एनर्जी है, एंड बी का इंटरनल एनर्जी ए का इंटरनल एनर्जी माइनस करने से हमें ए बी का इंटरनल एनर्जी पता चल सकता है। मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी एक पाथ फंक्शन नहीं है, वो एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, वो एक स्टेट फंक्शन है। तो इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ओके, हमें पता है डेल यू
इक्वल टू क्या है, NCV/dt, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू NCV/dt। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NCV T2 - T1 ऐसे लिख सकता हूँ, जरूर जरूर लिख सकता हूँ, आगे नहीं। तो N, और क्या पता है, CV इक्वल टू पता है 3/2R, आगे नहीं। तो CV इक्वल टू 3/2R पता है, और क्या पता है, आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब PV इक्वल टू क्या, nRT। तो मैंने N इक्वल टू 1 मान लिया, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो फॉर वन, फॉर मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P1V1 दैट इक्वल टू RT1, आगे नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। फॉर टू, इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, P2V2 इक्वल टू RT2, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इस इक्वेशन से T1 इक्वल टू P1V1/R हो गया। इस इक्वेशन से T2 इक्वल टू P2V2/R हो गया। अब T1 एंड T2 का इक्वेशन मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, N नंबर ऑफ मोल तो 1 है, तो CV इंटू T2 मतलब P2V2/R माइनस P1V1/R। ओके, CV का पता है, CV इक्वल टू क्या है, 3/2R। तो 3/2 इंटू R दैट इक्वल टू P2V2/R माइनस P1V1/R। ओके, हो गया, बात समझ में आया। तो अब देखो, P2V2 मतलब B, ये मान लिया मैंने 0.1, ये मान लिया मैंने 0.2। क्या हुआ, A पॉइंट को मैंने मान लिया 0.1, B पॉइंट को मैंने मान लिया 0.2। अच्छे से सुनो, P2 मतलब क्या है, प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट, pressure at point what, at point 2, that means pressure on position B। Similarly P1 क्या है, pressure at point 1 मतलब on point B। Similarly V2 V1 क्या होगा, वॉल्यूम एट पॉइंट B, V1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट पॉइंट 1, आगे नहीं। तो देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, 3/2R, 3/2R बचा, इंटू मैं यहाँ से 1/R कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/R कॉमन ले लिया। P2V1, P2 मतलब क्या है, प्रेशर एट पॉइंट B, B पॉइंट में प्रेशर क्या है, अरे ये ग्राफ क्या है, ये P का ग्राफ है। ओके, ये क्या है, V का ग्राफ है। तो बी पॉइंट में प्रेशर क्या है, बी पॉइंट में 2 तो प्रेशर है, तो 2। बी पॉइंट में वॉल्यूम क्या है, 6 है, इंटू 6 माइनस 0.1 मतलब क्या है, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट में प्रेशर क्या है, 5। ए पॉइंट में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम यह है 4 है। तो आर आर कैंसिल, 3/2 इंटू 12 माइनस 20, 3/2 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा, -12 किलो जूल आ गया। नोट करो, जल्दी से नोट करो। अरे भाई रुको 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 रुको, यहाँ पर क्या पूछा है, रुको थोड़ा सा गलत हो गया, रुको।
यहाँ पर पूछा गया है कि सॉरी सॉरी डाई एटॉमिक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक सीधी क्या हो जाएगा? 5/2r। ओके, तो मैं क्या पुट करूंगा? 5/2r। कहाँ पर पुट करूंगा? 5/सीधी के जगह पर 5/2r पुट करूंगा। ये जो 3/2 है, नहीं 5/2, क्या होगा? 5/2। यहाँ पर भी 5/2 और सब करेक्ट है, सिर्फ ये जो मैंने मोनो एटॉमिक का डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा? -20 किलो जूल। ओके, ये पता है कि नहीं? मोनो एटॉमिक का भी इक्वल टू क्या है? F/2r। तो मोनो एटॉमिक का एफ क्या है? 3 है। डायटोमिक का एफ क्या है? 5 है। ट्राइएटॉमिक का एफ क्या है? 7 है। तो डायटोमिक का क्या हो जाएगा? सी भी इक्वल टू 5/2r। ओके, हो गया। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला फिर से आया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ कैसे दिया है? सेल्सियस में दिया है। हमें क्या करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्यों? टेम्परेचर हमेशा केल्विन से ही होता है। तो क्या हो जाएगा? देखो, के इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का। के इक्वल टू Q2/W, मीन्स Q2/Q1 - Q2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के इक्वल टू T2/T1 क्या, T1 - T2। तो T2 क्या है? T2 तो हमें पता नहीं। T2 को ये क्या दिया है? T2 इक्वल टू T/t डिग्री सेल्सियस। इसको मैं क्या करना है? केल्विन में, तो क्या हो जाएगा? T2 + 273। सिमिलरली T1 क्या हो जाएगा? T1 + 273। अब इसको पुट कर लो। T2 के जगह पर क्या हो जाएगा? T2 + 273 बाय, ओके, है कि नहीं? देन 273 T1 के जगह पर, T1 + 273 -T2 + 273, ये ब्रैकेट में है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? T2 + 273 बाय, ये स्मॉल टी है, ओके। तो T1 + 273, आगे माइनस है, -T2 - 273, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से वही क्वेश्चन। देखो कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज अलग है। A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process. Unit its volume is again reduced to half. इसका मतलब क्या? मैंने आइसोथर्मली एक गैस को कंप्रेस किया। क्या क्या कंप्रेस किया? किसी प्रोसेस में? एक आइसोथर्मली
एंड दूसरा एडियाबेटिक। दोनों की कंडीशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। दोनों की कंडीशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। तो मुझे पूछा गया है कि किसका वर्क डन ज्यादा होगा। देखो ऑप्शन देखो, व्हिच ऑफ द केस requires more work will depend upon the atomicity of the gas. Compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work done. But हमें तो पता है, क्या पता है, ग्राफ पता है। कंप्रेशन का ग्राफ कैसे होता है, कंप्रेशन का ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसे ही तो होता है, हाँ कि नहीं। कंप्रेशन का गैस, तो कंप्रेशन का ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो देन अब देखो किसका वर्क डन ज्यादा होगा, ये ये कंप्रेशन में पहला जो होता है ये होता है एडियाबेटिक, दूसरा जो होता है ये होता है आइसोथर्मल। तो किसका वर्क डन ज्यादा है, वर्क डन किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक का ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done। ये सेम क्वेश्चन बट एक्सपांड में पूछ लिया होता, तो एक्सपांड का ग्राफ कैसे हो जाता, एक्सपांड का ग्राफ ऐसे हो जाता, ऊपर हो जाएगा आइसोथर्मल, इजे नीचे हो जाएगा एडियाबेटिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो किसका वार्डन ज्यादा हो जाता, आइसोथर्मल का वार्डन ज्यादा हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। VT डायग्राम दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 P2, प्रेशर का रिलेशन क्या है VT डायग्राम में। तो अब मुझे बताओ ये जो VT डायग्राम है, VT डायग्राम में क्या बता रहा है कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो बता रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है ये क्या है, स्लोप ऑफ VT डायग्राम है कि नहीं। VT ग्राफ का जो स्लोप है वो तो प्रेशर है। VT ग्राफ का स्लोप मतलब, ये स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप मतलब V/T। मैं बताया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए तुम्हें क्या जानना होगा, पहला यूट्यूब पे जाओ, स्टडी स्पेशल विद केसेस सर्च करो, उसका जो पहला जो लीनियर ऑफ मोशन का वो सर्च करो, तो मिल जाएगा आपको वो कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया, पी हमें कैसे पता चलेगा, पी हमें कैसे पता चलेगा, V/T से। बट V/T से डायरेक्ट पता चलेगा या इनडायरेक्टली पता चलेगा, हम वो देखेंगे। क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम कैसे देखेंगे। देखो हमें पता है आइडियल गैस इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम इस ग्राफ से क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप मतलब V/T। तो मैं क्या लिख लूं, V/T इक्वल टू NR/P, हाँ कि नहीं। तो NR तो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट को ओमिट करके ऐसे लिख सकता हूँ, V/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, तो P1 के केस पर हम स्लोप निकालेंगे, P2 के केस पर हम स्लोप निकालेंगे, बट
प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका स्लोप जितना कम है उसका प्रेशर उतना ज्यादा है। ओके, देन ये याद रखो। हमारा कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला। अब देखो, अब देखो क्या देखना है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ, ये क्या हो जाएगा P2, एंड ये जो P1 है इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan θ2, इसका स्लोप tan θ1। हमें ये पता है ये जो θ1 एंड θ2 है 0 to 90 डिग्री में है, एंड टेन थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री में हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो θ2 ये है, θ1 ये है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1 का मतलब tan θ2 क्या होगा? tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। तो स्लोप ऑफ at P2, स्लोप ऑफ at P1 tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 हो जाएगा। तो स्लोप भी P2 का स्लोप P1 से ज्यादा होगा। तो स्लोप P2 का ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या दिया है? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो स्लोप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो स्लोप तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्रेशर कम जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P1 ग्रेटर देन P2। ये क्यों पलट दिया मैंने? क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि स्लोप से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, स्लोप कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी आधार से मैंने लिखा। ये मैंने कहाँ से लाया? ये मैंने यहाँ पर लाया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मुझे कैसे कैसे पता चला V/T करना है? क्योंकि हमें यहाँ पर P कैसे निकालेंगे? स्लोप से ही निकालेंगे। एंड इस ग्राफ में स्लोप कैसा आएगा? V/T तो आएगा। क्यों? स्लोप का मतलब क्या है? Y/x। तो y एक्सिस में V है, x एक्सिस में T है, तो V/T हम निकाले। V/T निकालने से क्या पता चला? V/T निकालने से NR/P, एंड NR तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V/T डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/P, और V/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ओके, लो स्क्रीनशॉट लो। वाह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। A thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D A। कैसे साइक्लिक हो रहा है पता चल रहा है ना? A B C D A। ओके, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल। इसका वर्क डन, ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसका कंप्लीट साइकिल का वर्क डन कैसे पता चलेगा? तो वर्क डन का मतलब क्या है भाई? एरिया ही तो है। वर्क डन का मतलब क्या? एरिया ही तो है, हाँ कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे में बाहर लिख लिया, ऐसे मैंने डायग्राम बना लिया। ये है C B, ये है A D। बीच का जो है इसको मैंने O दे दिया, इसका डायरेक्शन इधर है। तो मैं और एक बात पता होना जरूरी है कि कोई भी प्रोसेस साइक्लिंग में आ गया तो उसका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई भी प्रोसेस साइक्लिक में आ गया, साइक्लिक मतलब एक डिरेक्शन, इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? ये तीनों के तीनों एक डायरेक्शन में है। बट मैंने ऐसे पूछ दिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, बट ये ऐसे है, तो उसका क्या हो जाएगा? ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3। तो 1 का इंटरनल एनर्जी प्लस 2 का इंटरनल एनर्जी दैट इक्वल टू 3 का इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। ओके,
सॉरी सॉरी। ओके, क्या हो जाएगा, वन का इंटरनल एनर्जी टू का इंटरनल एनर्जी इक्वल टू थ्री का इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। जब साइक्लिक में होगा तब उसका इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। ओके, तो अब देखेंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे हम। ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात है। देन देन मुझे क्या पता करना है, ओबीसी में। अब बताओ, ओबीसी में ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ओबीसी क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मुझे ओबीसी का वर्क डन निकालना है, एडीओ का वर्क डन निकालना है, दोनों को मिला देना है। तो ओबीसी का वर्क डन क्या है, देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है क्या, क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बट इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इसका डायरेक्शन से अपोजिट है। तो एक वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो दूसरा वर्क डन नेगेटिव आएगा। ऐसे कोई जरूरत नहीं मैं फर्स्ट को ही पॉजिटिव लूं, सेकेंड को नेगेटिव लूं, नहीं। इसको भी मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, इसको मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ, जो भी। बट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, इसका जो वर्क डन का जो साइन आएगा वो अपोजिट आएगा। एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा तो दूसरा पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ, ये जो ट्राइंगल है ओ बी सी, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये वाला, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये है टू भी नॉट, ये है भी नॉट, देन इसका लेंथ क्या हो जाएगा भी नॉट इंटू हाइट। हाइट क्या है, इसका हाइट, इसका हाइट मतलब इसका हाइट, थ्री पी नॉट माइनस टू पी नॉट दैट इक्वल टू पी नॉट। तो एरिया क्या हो जाएगा, भी नॉट पी नॉट बाई टू। ये तो अपर वाला का, नीचे वाला का सेम एरिया होगा बट नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हुआ, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, देन द मोलर स्पेसिफिक, क्या पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively। गामा दिया है Cp by Cv, आर दिया है गैस कांस्टेंट Cv कोड। ये हमारा तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी देख सोचने के लिए जरूरत नहीं है। क्या है, Cv इक्वल टू आर बाई गामा माइनस ए। हो गया हमारा आंसर, आर बाई गामा माइनस वन। Cp क्या हो जाएगा, इसी टर्म में हमें पता है Cp बाई Cv इक्वल टू गामा। तो Cp क्या हो जाएगा, गामा इंटू Cv। तो गामा इंटू Cv क्या हो जाएगा, आर बाई गामा माइनस वन। इसी गामा के फंक्शन में Cv का वैल्यू एंड Cp का वैल्यू याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत जगह पर जरूरत होगा। ओके, नेक्स्ट। ड्यूरिंग एन adiabatic प्रोसेस, ओके, ड्यूरिंग एन adiabatic प्रोसेस the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its temperature, then the find gamma। Cp by Cv पूछा है, Cp by Cv का मतलब क्या है, गामा ही तो है। तो हमें पता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं। तो और क्या दिया है, प्रेशर दिया है टी का क्यूब की बराबर,
हाँ ये नहीं, प्रेशर क्या दिया है, टी का क्यूब के बराबर। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआर टी। एनआर तो कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ पीवी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, है कि नहीं? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। तो टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पीवी, तो मतलब टी क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, सॉरी, टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पीवी, तो टी क्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पीवी का होल क्यू। दैट मीन्स पी क्यू वी क्यू। अब मैं टी के जगह पर, टी क्यू के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ ना, पी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी क्यू वी क्यू। हो गया, हो गया कि नहीं? तो पी ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू, कांस्टेंट इक्वल टू पी क्यू वी क्यू बाई पी, दैट इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर वी क्यू। ओके, अब इसी इक्वेशन इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, दिस इक्वेशन को दिस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। क्या हो गया, यहाँ पर आया पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, यहाँ पर आया पी स्क्वेयर वी क्यू टू द पावर कांस्टेंट। तो इसको मैं पी लिखकर इसको मैं भी 3/2 लिख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं? उसका मैंने अंडर रूट करवा दिया, इस टोटल इक्वेशन का अंडर रूट करवा दिया, तो पी स्क्वायर का अंडर रूट पी हो गया, भी क्यूब का अंडर रूट भी 3/2 हो गया। अभी इस दो इक्वेशन को कंपेयर करो, गामा के जगह पर क्या है, 3/2 तो है, गामा के जगह पर क्या है, 3/2 तो है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, जब हम ज्यादा की ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है कि नहीं? दूसरे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ए मोनो एटॉमिक गैस, क्या बोला है, मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर पी having volume V expand isothermally to volume V to V and then adiabatically to volume 16V, then pressure at the gas, क्या पूछा है, प्रेशर क्या होगा पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन तो सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन भाई। पहले जो था, क्या हुआ, V से 2V हुआ, कैसे हुआ, आइसोथर्मल। देन क्या हुआ, 2V से 16V हुआ, कैसे हुआ, adiabatically। पहले जो प्रेशर था पी था, बाद में जो हुआ P1 हुआ, बाद में जो हुआ PF हुआ, इसका मतलब फाइनल प्रेशर। ओके, ये हमें PF का वैल्यू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, PF का वैल्यू पूछा गया है। Okay, तो ये जो आइसोथर्मली दिया है, आइसोथर्मली का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मींस मतलब प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब पी भी कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 दैट इक्वल टू P2 V2। आ गया ना? तो इसका P1 V1 कर लो, इसका P2 V2 कर लो, तो क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल टू P1 to V। तो भी कैंसिल, तो P1 इक्वल टू क्या आ गया, P/2 आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया, आंसर नहीं, इसका जो P1 का वैल्यू क्या आ गया, P/2। ओके, डन। देन अब देखेंगे आडियाबेटिकली, देन देखेंगे आडियाबेटिकली क्या होता है। आडियाबेटिकली का इक्वेशन क्या है भाई, आडियाबेटिक का इक्वेशन क्या है,
पी भी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी केस का एंड इसी केस का हम पुट करेंगे, है कि नहीं? इसी केस का एंड दोनों केस का हम पुट करेंगे। ये जो पहला केस है इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर P/2, वॉल्यूम क्या होगा 2V⁴ इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका कांस्टेंट मतलब क्या है, P1 V⁴ दैट इक्वल टू P2 V⁴, है कि नहीं? इसका तो मीनिंग यही है कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इक्वल टू, इसका प्रेशर क्या है हमें पता नहीं, Pf इंटू 16V⁴। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, पी एफ मुझे निकालना है, पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू ये जो है नीचे आ जाएगा, तो P/2 2V/16V का होल गामा हो जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। तो भी कैंसिल, 2/16 क्या हो जाएगा, 1/3, 1/8। तो Pf इक्वल टू P/2 1/8 का गामा क्या है, 5/3। ये पावर वाला है, कैसे करेंगे? हाँ देखो कैसे करेंगे। ये मिट गया, गामा क्या है 5/3। ओके, तो दिस इक्वल टू P/2 में 1/8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/2 टू द पावर 3। अब क्या होगा 5/3, ये x⁴n into x⁴m, इसका मतलब x⁴m into n। तो करो, P/2 इंटू 1/2 द पावर 3 इंटू 5/3। एक के साथ जो भी चेंज करेगा कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, तो P/2, तो क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 1/2 टू द पावर 5। तो क्या हो जाएगा, P/2 टू द पावर 6 दैट इक्वल टू P/64। हो गया। नेक्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। फिगर बिलो shows two paths that may be taken by gas to go from a state A to C. In process AB, 400 joule of heat is added to the system, and in process BC, 100 joule of heat is added to the system. The heat observed by the system in the process AC. अच्छे से समझो ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं, समझने से, लैंग्वेज समझ जाने से सब आसान हो जाता है। ये जो 400 एडेड हुआ है, बोला है 400 जील्स एडेड टू द सिस्टम, इसका मतलब है ये जो है इंटरनल एनर्जी है, किसका, एबी प्रोसेस का। ये जो बचा है 100 जूल ऑफ इट इज एडेड टू द सिस्टम बीसी, मतलब बीसी का इंटरनल एनर्जी 100 जूल है। ओके, देखो इसका जो सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको क्या पेज में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसको डायग्राम को पहले नोट में बनाओ, इसका डायग्राम पहले नोट करो, इसका डायग्राम पहले नोट में बनाओ, उसके बाद हम देखेंगे। जल्दी बनाओ। इसका जो डायग्राम है डिट्टो डायग्राम है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना। डिट्टो ये वैल्यू
ये वो सब वैल्यू एक डायग्राम में बनाओ। ये वैल्यू ये सारे के अच्छे से बनाओ। तो बना लिया होगा। देखो, इन प्रोसेस ए टू बी, ओके, ए टू बी जो हुआ है, इंटरनल एनर्जी क्या होगा हमें पता है, Q इक्वल टू यू प्लस डी, डेल डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ओके, तो ए बी जो है, ग्राफ देखो, ए बी प्रोसेस जो है वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाने से ये जो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया कि नहीं। तो डेल यू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू ए बी। एंड हमारे क्वेश्चन में दिया है ए टू बी एडिंग एनर्जी इक्वल टू 400 जूल। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये हीट इक्वल टू एनर्जी। तो एडिंग जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी नहीं है, वो हीट दिया है। ओके, दोनों का हीट दिया है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा। ये इंटरनल एनर्जी नहीं, हीट दिया है। जूल में दिया है तो जूल में दिया है मतलब नहीं, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, दैट मीन्स ए बी का हीट एंड बी सी का हीट दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट दैट इक्वल टू 400 जूल। आप देखेंगे बीसी प्रोसेस में, तो देखो, ये जो बीसी मेथड में है, बीसी में भी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। एंड बीसी में डेल डब्ल्यू क्या है, इसका एरिया। तो डेल क्यू दिया है क्वेश्चन में 100 जूल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ग्राफ है, सॉरी, ग्राफ कैसे है, ऐसे है कि नहीं, बीसी प्रोसेस है, तो इसका हम क्या टोटल एरिया निकाल लेंगे। बीसी प्रोसेस में जो प्रेशर है 6 × 10⁴। यहाँ पर जो वॉल्यूम वॉल्यूम है, ये है 2 है, ये वाला 2 है, एंड ये वाला 4 है। नहीं, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, 2 × 10⁻³ ये वाला 4 है। तो इसका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 - 2 दैट इक्वल टू 2 × 10⁻³ है कि नहीं। तो P इंटू डेल भी इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -120 जूल। तो -120 जूल, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, -20 जूल हो गया। तो डेल यू बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 जूल। अब देखेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी। देखो, अच्छे से देखो क्या हो रहा है, ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा ही है, कैसे, ये थोड़ा 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 रुक लो, मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ। तो ये है ऐसे, ऐसे, ये इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, तो हम क्या निकाल लेंगे, एसी में कितना हीट यूज होता है, एसी में हीट हीट कितना यूज होता है। तो डेल क्यू एसी इक्वल टू डेल यू एसी प्लस डेल डब्ल्यू एसी। तो एसी प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकाल देंगे, एरिया से निकाल देंगे। हमें ये क्या इंटरनल एनर्जी निकालना है। अब मुझे बताओ, ये जो इसका डायरेक्शन तीनों का ऐसे साइक्लिक में है कि नहीं, इसका साइक्लिक में नहीं है, इसका डायरेक्शन ऐसे है,
तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो वेक्टर फॉर्म में एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी होगा कि नहीं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो वेक्टर सम ओबे कर रहा है। तो एसी का इंटरनल एनर्जी दैट इक्वल टू ए बी इंटरनल एनर्जी प्लस बी सी इंटरनल एनर्जी। तो ए बी का इंटरनल एनर्जी हमारा कितना आया था, 400 जूल। बीसी का इंटरनल एनर्जी कितना आया था, -20 जूल। तो यू ऑफ एसी क्या हो जाएगा, 380 जूल। तो इसका इंटरनल एनर्जी पता चल चुका है, जो कि 380 जूल है, 380 जूल है। अब देखेंगे डायग्राम से वर्क डन। डायग्राम से वर्क डन देखो भाई, डायग्राम पहले बनाओ। डायग्राम को देखो, क्या दिया है, एससी दिया है। इसका हम वर्क डन निकालेंगे, मतलब इसका एरिया निकालेंगे, आएंगे नहीं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की स्क्वायर जो भी होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एसी का ना, एसी का हम एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एसी का एरिया, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर एक ट्रापेजियम कर चुका है। ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, सम हाफ इंटू सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ ऑन पैरेलल लाइन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रापेजियम का फॉर्मूला पता है कि नहीं एरिया का, 100 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, मीन्स ये वाला क्या है, पैरेलल है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन का लेंथ इंटू परपेंडिकुलर, मीन दोनों लाइन के अंदर डिस्टेंस। ओके, तो इस लाइन का लेंथ क्या है, 2 × 10⁴। ये टोटल लाइन का लेंथ क्या है, 6 × 10⁴। ये जो डिस्टेंस क्या है, नीचे वाला लेंथ है 2 × 10⁻⁻3। तो ये हो गया, प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, 18 जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 460 जूल। बात समझ में आया। देखो क्रिटिकल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें जाना है, थोड़ा लेंदी है, क्रिटिकल नहीं है, क्या है, थोड़ा लेंदी है। क्या करना पड़ा हमें, ए बी सी दिया है, ए बी सी में एसी का हीट पूछा है। तो एसी का हीट पूछा है, तो हमें पहले क्या करना होगा, एसी का इंटरनल एनर्जी तो पता करना होगा। इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ए बी का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, बीसी का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद एसी का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो ए बी का इंटरनल एनर्जी निकाले, बीसी का इंटरनल एनर्जी निकाले, उसके बाद एसी का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। एसी का इंटरनल एनर्जी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एसी का वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद टोटल हीट ऑफ एसी निकाल देंगे। ओके, तो ये था पार्ट 3। ओके, और एक पार्ट आएगा पार्ट 4, जो कि थर्मोडायनामिक्स का एंड होगा। तो मैं आई होप यू ऑल बी अंडरस्टैंड, एंड लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। थैंक यू सो मच।